से मैं बात करूं लैंड की और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की, उसके बाद मैंने वाटर रिसोर्सेज पढ़ाया था आपको। चलिए अगर मैं नॉन मेटलिक की बात करूं तो इसमें आपको देखो फ्यूल, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल वगैरह। तो सबसे ज्यादा माइका का इस्तेमाल कहां होता है? जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें होता है, फर्नेसेस में होता है, फर्नेस भट्टी वगैरह में होता है। अब टाइडल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड वेव। अब होता क्या, सुनो, होता ये कि मैंने आपको बताया था। देखो, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? तो भाई एक बारी फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो? आज आप कौन सा चैप्टर करवाने वाले हो? तो भाई आज की इस क्लास की मैं बात करूं तो देखो, अब तक हमने जो भी पढ़ा है ह्यूमन ज्योग्राफी में, स्पेशली जो हमारा पार्ट 2 है, वो आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ था। लेट्स से मैं बात करूं लैंड की और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की, उसके बाद मैंने वाटर रिसोर्सेज पढ़ाया था आपको, है ना। ये सारे चैप्टर आपने क्लास 8 में, क्लास 10 में पढ़े हुए थे ऑलरेडी। अच्छा, अब इस लेक्चर की हम बात करें, इस चैप्टर की हम बात करें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, क्लास 10 में, उसको जो है हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। सो बेसिकली सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करें, ये चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, याद करो, है ना। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा। देखो, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है। यहाँ पे आप जो चीजें देखोगे, थोड़ा सा लर्निंग फैक्ट जो होते हैं ना, जिन्हें आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है, वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में ना थोड़ा सा आपको जो रटने वाली चीजें हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कम है। यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये चैप्टर जो है पूरा प्लेन चैप्टर है। अगर आप खुद भी पढ़ोगे ना तो भी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरी ड्यूटी है पढ़ाने की, तो मैं पढ़ा रहा हूं, और जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हम बात करें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक जो है कवर करेंगे इस चैप्टर से। लाइक हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में, फेरस, नॉन फेरस, मेटलिक, नॉन मेटलिक, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इन सारे टॉपिक्स को जो हम डिटेल में जो है कवर करेंगे कम से कम वक्त में, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है सर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है मिनरल्स के मतलब के बारे में बात करेंगे। क्या मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है मिनरल्स का। अच्छा, मैं मिनरल्स की मीनिंग की बात करूं तो ये डेफिनेशन जो आपको पीछे दे रखी है, आपने ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ी होगी। सबसे पहली बात यह है कि आप सुबह से लेके, मॉर्निंग से लेके, है ना, शाम तक, रात की बात कर रहा हूं मैं, उस बीच में जो भी आप चीजें करते हो, जिन भी चीजों की आप हेल्प लेते हो, है ना, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को आगे, जैसे ऐसे होता है ना कि लाइफ को आगे भी बढ़ रही है लाइफ, तो उसमें आपका मिनरल्स का एक सेंट्रल रोल होता है। शायद अगर आपके पास मिनरल्स ना हो तो आप अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ विदाउट मिनरल्स। कैसे सर? आप सोच के देखो, सुबह आप उठते हो ना, क्लियर हुआ, क्या करते हो? फ्रेश होते हो, वहां पर जो जाते हो वो भी मिनरल से बना हुआ था। आपकी जो लैट्रिन वगैरह होती है वो भी मिनरल से बन के ही, मिलके ही बनी होती है। अगर मैं बात करूं, आप क्या करते हो? आप जो है टूथब्रश करते हो, है ना। तो आपका जो टूथपेस्ट जो होता है, किसी भी आप कंपनी का इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपके दांत साफ हो जाते हैं। और जैसे आप फोन में मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, फोन में बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल हुई हैं जो मिनरल से ही मिलकर बनी हुई हैं, है ना। चलिए, और हम बात करें, सामने स्क्रीन देख रहे हो, सामने कैमरा देख लो, ये सारी जो चीजें कहीं ना कहीं किससे मिलकर बनी हुई हैं? तो भाई मिनरल से ही मिलकर बनी हुई हैं। तो मिनरल्स यार सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में, क्लियर हुआ। यानी कि हम विदाउट मिनरल्स हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो तुम्हारे यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है भाई? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, ये कैसे बनता है? ऑब्वियसली बात है, मिनरल से ही मिलकर बनता है। अब वो अलग बात है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वो थोड़ा साइंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है क्या भाई? मिनरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि जो मिनरल्स है वो क्या है? वो भाई नेचुरल सब्सटेंसेस है। मतलब वो हमें जो मिला है ना, हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, वो हमें मैनमेड नहीं मिल रहे, वो हमें नेचर से मिल रहे हैं। हमें नेचर का, हमारा नेचर का गिफ्ट है मिनरल्स। और हमने क्या किया भाई? हमने मिनरल्स को ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। लेकिन सही मायने में जो मिनरल्स हैं वो क्या है भाई? नेचर का एक गिफ्ट है हमें। तो हमने क्या बोल दिया? नेचुरल सब्सटेंसेस बोल दिया। अच्छा, इनका जो ऑरिजिन है वो दो तरीके का बताया गया है। या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। सर मतलब क्या हुआ? अब देखो, अब कोई मिनरल का जो ऑरिजिनेशन हुआ है, कैसे हुआ, मिनरल्स बने कैसे? तो आपने सुना होगा बहुत सारे जो जीवाश्म थे उनसे जो है मिलके क्या बने, धीरे धीरे विद द स्पैन ऑफ टाइम आप देखोगे मिनरल्स बने हैं, है ना। तो आप देखोगे जिन भी मिनरल्स का ऑरिजिन जो है लिविंग क्रिएचर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है जुड़ा हुआ है, उसको हम ऑर्गेनिक में डाल देते हैं, एंड वाइस वर्सा, है ना। जिनका नहीं जुड़ा हुआ, जो किसी जानवर से, या फिर आप देख सकते हो यहां पर जिसमें आप देखोगे ना कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो नहीं मिलता हमें, तो वो हम जो है इनऑर्गेनिक में डाल देते हैं, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब है, ऑर्गेनिक ऑरिजिन है, तो किसी ना किसी आप देखोगे इसका कनेक्शन किससे है? किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, प्लांट से है, किसी से भी हो सकता है। जैसे हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की, ये कैसे बने हैं? ऐसा बोला जाता है कोल जो है वो किससे बना हुआ है? प्लांट से मिलकर बने हुए हैं। प्लांट में जब हीट और प्रेशर वगैरह सब कुछ लगा तो वो जो प्लांट से वो क्या बन गया? वो कोल बन गए, ठीक है। पेट्रोल वगैरह, डायनासोर्स वगैरह थे, इनके जो होता है ना, इनके जो जीवाश्म थे,
इनके जो रिमेन्स थे उससे मिलकर क्या बन गया, हमारा पेट्रोलियम वगैरह बन गया। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो यहां पर हमने ऑरिजिन के हिसाब से जो है ऑर्गेनिक बोल दिया, इनऑर्गेनिक बोल दिया। अब इनका बोला जाता है, इनका जो है डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल कॉम्पोजिशन होता है। अच्छा, केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? अब देखो किसी भी मिनरल की हम बात करें, XYZ कोई भी मिनरल हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी हो XYZ, है ना, माइका हो गया, कुछ भी ले लो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो इनका क्या होता है, इनका एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है। जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर भी एक मिनरल है ना, मिनरल वाटर बोलते हैं ना। तो देखो केमिकल की हम बात करें, केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे लेट्स से कि मैं बोलूं कि H2O है ना, ये क्या है, H2O क्या है, ये मतलब ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा, ये तो बेसिक चीज है, तो पानी का फॉर्मूला है सर। अब देखो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1। अब ये चेंज नहीं होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं 2 बाल्टी पानी लिया तो चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। पानी है तो पानी है, अगर वो कितना भी पानी हो, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, हर एक मिनरल का क्या होता है, कलर अलग होता है, उसका मास वेट अलग होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उसका वेट, कलर, साइज वगैरह सब कुछ जो है अलग हो सकता है। वो हम किसमें काउंट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करेंगे। तो ये पूरी डेफिनेशन हमारी क्या मिल गई, ये पूरी डेफिनेशन जो है हमारी बन गई मिनरल्स की, ठीक है। सो मिनरल्स की अगर मैं बात करता हूं भाई, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, वो उनका ऑरिजिन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और उनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सिंपल सी बात है बस, है ना, ये सिंपल सी डेफिनेशन जो हमें रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोई नया नहीं है, नॉस्टैल्जिया हो गया होगा आपको, तो क्लास 10th में भी पढ़ा, क्लास 8 में भी पढ़ा। तो देखो मिनरल्स की हम बात करें, 2 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, एक तो मेटलिक होता है ना, मेटलिक का मतलब ये होता है इसमें मेटल होता है, सिंपल सी बात है, इसमें मेटल होता है। और नॉन मेटलिक का मतलब ये होता है जिसमें मेटल नहीं होता, मेटल का जो परसेंटेज होता है या तो बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगर मैं मेटलिक की बात करूं, उसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फेरस वो मिनरल्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आयरन की प्रेजेंस होती है, और नॉन फेरस वो मिनरल्स होते हैं जिनमें जो है आयरन की, लोहा जो होता है, आयरन जो होता है उसकी प्रेजेंस नहीं होती। जैसे हम फेरस की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आयरन हो गया हमारा, आयरन तो ऑब्वियस सी बात है, वो आयरन जो है, आयरन की प्रेजेंस है उसमें, तो आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, तो ये सब क्या है, इसमें जो है आपको अच्छा खासा जो है क्या देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा। नॉन फेरस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कॉपर, बॉक्साइट वगैरह आ जाता है। और मेटल की मैं बात करूं, जैसे आप देखोगे सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये भी क्या, ये भी प्रीशियस मेटल्स में आता है, लेकिन है तो मेटल ही ना। मेटलिक, नॉन मेटलिक, मेटलिक में फेरस और नॉन फेरस, फेरस में जो आयरन से बन, जिनमें आयरन का कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा है, जो है ना, जो आयरन से मिलकर बने हुए हैं, और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे कॉपर की बात कर ले, बॉक्साइट की बात कर ले, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये सब क्या है भाई, ये हमारा नॉन फेरस में आ जाता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, निकल वगैरह हो गया, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। चलिए अगर मैं नॉन मेटलिक की बात करूं तो इसमें आपको देखो फ्यूल, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल वगैरह, तो यहां पे अभी 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात करूं तो ये भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, फ्यूल मिनरल्स की हम बात करें, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ये बने किससे हैं भाई, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है मिलके बने हुए हैं। और अदर की मैं बात करूं, उसमें क्या आ जाते हैं, इसमें लाइमस्टोन वगैरह आ जाता है। लाइमस्टोन भी क्या है, एक हमारा नॉन मेटलिक है, लेकिन लाइमस्टोन से भाई बहुत सारी चीजें बनती हैं। आपने देखा होगा लाइमस्टोन का जो चूना पत्थर जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, उससे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगह पर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, घर बनाने के पर्पज में जो है लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन मेटलिक मिनरल हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमने जो है ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। थोड़ा सा अगर आप और देखोगे तो ये पूरा आपको जो है, ये पूरा आपको एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो नॉन मेटलिक में हमारा लाइमस्टोन हो गया, माइका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बताना भूल गया मैं, है ना। माइका की मैं बात करूं, अब माइका का इस्तेमाल तो आप देखोगे ना, वो जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बनाने में अच्छे से किया जाता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लाइमस्टोन की हम बात करें, ग्रेफाइट की हम बात करें, है ना, जो आपकी आप देखोगे पेंसिल वगैरह जो होती है, बहुत सारी चीजों में जो है ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारे जो है नॉन मेटलिक के जो एग्जांपल हो गए। चलिए अब थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई के जो मिनरल्स की खुद की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली चीज क्या है भाई, कि जो मिनरल्स जो होते हैं ना, पहली चीज वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब आप देखोगे कहीं आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट ऑफ जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स देखने को मिलेंगे। अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा आपको, जैसे आप देखोगे ना, थोड़ा सा हमारी इंडिया में आओगे, थोड़ा सा डिक्कन साइड जाओगे, डिक्कन प्लेट्यू में, या फिर इधर छोटा नागपुर साइड, झारखंड साइड आप जाओगे, उड़ीसा साइड आप जाओगे, तो वहां पर आपको अच्छा खासा जो है मिनरल्स देखने को मिलेंगे। वहीं आप थोड़ा सा जाओगे इधर साइड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो यहां पर आपको इतने जो है मिनरल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं आपको एक जैसा नहीं मिलेगा पूरी इंडिया में, कहीं आपको हर जगह मिनरल्स देखने को मिलते हैं नहीं, किसी किसी जगह पे देखने को मिलते हैं। तो इट मींस दे आर अनइवनली डिवाइडेड। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर बोला गया है कि भाई इनका जो है रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो क्वांटिटी है उसका इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं,
जो बेस्ट क्वालिटी के मिनरल्स है, लेट्स से कि जैसे कोल की हम बात करें, है ना, हम बात करें किसकी, आयरन की हम बात करें, है ना, तो इनकी भी खुद की क्वालिटी होती है ना, जैसे आपने सुना होगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, तो ये सब क्या भाई, ये क्वालिटीज होती है बेसिकली किसकी भाई, कोल की हम बात, आयरन की हम बात करें, और कोल की भी अपनी खुद की क्वालिटी होती है, समझ में आया। तो इनको क्वालिटी के बेसिस पे हम बात करें तो इनका इनवर्स रिलेशन होता है कि जितना अच्छा कोई मिनरल होगा उतनी ही उसकी कम क्वालिटी होगी, जितना ज्यादा वो मिनरल, जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी, तो उतनी उसकी बेकार क्वालिटी होगी। तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज जो है यहां पर इनवर्स रिलेशन होता है मिनरल्स के बीच में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे देखो जो मिनरल्स होते हैं ना, सारे मिनरल्स ये कैसे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, मतलब ओवर द टाइम अगर आप इनको यूज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएंगे। तभी तो हम बोलते हैं ना कि हमें अपने मिनरल्स को जो है वाइसली इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर, हमें, क्योंकि मिनरल्स क्या है, मिनरल्स भी एक रिसोर्सेज है, ऑब्वियस सी बात है, मिनरल्स क्या है, रिसोर्सेज है, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जियोलॉजिकली हुआ है ना, समय के साथ साथ हीट प्रेशर लगा, ऐसा नहीं है ना ओवर द नाइट, रात को सोई सुबह उठे आपको मिनरल्स बन गए, भाई इनको बनने में करोड़ों साल लग गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ओवरनाइट नहीं बन जाएंगे, है ना। आप देखोगे आप इनको खत्म करते जा रहे हो करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास मिनरल्स नहीं बचेंगे, या तो उसका ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, तो हम वही, वो एक कहावत सुनिए ना आपने कि हमने जो है झोपड़ियों से अपनी लाइफ शुरू की थी, है ना, पत्थर डंडों से अपनी लाइफ शुरू की थी, गुफाओं से अपनी लाइफ शुरू की थी, वहीं पे खत्म करेंगे। तो ऐसा सच में हो जाएगा अगर हमने जो है इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि भाई हम अपनी फ्यूचर जनरेशन, अनसस्टेनेबल जो यूज होता है ना वो गलत होता है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये सारी जो चीजें आपकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है भाई, जब बात आती है मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन की, भाई कौन कौन ने एक्सप्लोर कर रहा है, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे मिनरल्स हमारे देश में, आपको कभी कभी देखने को मिलता रहता होगा कि ये जैसे हमारी कश्मीर की हम बात करें, कुछ नई खोज हो जाती है, भाई कश्मीर में क्या मिला है, भाई हमें कोल मिला, कोल की खदान मिली है, माइका की खदान मिली है हमें, है ना, हमें बहुत सारी चीजें, आप देखते हो हमारी जो टीम्स होती हैं लगी रहती है कि भाई कहीं हमें कुछ इंपॉर्टेंट, जिस भी मिनरल्स की कमी है, जिस मिनरल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से आ रहा है जो हमारे पास मिनरल्स, तो हम लगे रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें मिल जाए वो चीज, ताकि हम क्या हो जाए, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हमें बाहर से जरूरत ना पड़े। तो वो सारी आपने देखा होगा बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम बात करें, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये यही करती रहती है भाई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यही काम होता है कि भाई देखना कि कहां अर्थ में क्या क्या चीजें हैं जियोलॉजिकल, है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की बात करें, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन की बात करूं मैं, है ना, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करूं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करूं मैं, है ना, भारत गोल्ड माइंस की बात करूं मैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करूं, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी की बात करूं, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, चलिए, तो इनके नाम याद रख लेना, मैंने क्या बोला, ये सारा जो चैप्टर है थोड़ा सा रटने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, किस किस तरीके से हमने जो है मिनरल्स को डिवाइड किया है, उसकी बात कर लेते हैं। कहां कहां मिनरल्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, सिंपल सा कि पूरी इंडिया में आपको, क्योंकि हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, पूरी इंडिया में हमें मिनरल्स कहां कहां पर ज्यादा मिलते हैं उसकी हम जो यहां पर बात करेंगे, किधर किधर जो है जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किधर ज्यादा, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला जो मिनरल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा, तो उसकी बात की जा रही है यहां पर। क्लियर हुआ। चलिए, अब जैसे यहां पर बोला जा रहा है जो मेटलिक मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पेनिनसुलर रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, ये वाला जो पेनिनसुलर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई पार्ट जो तीन साइड से जो है पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुलर वाला पार्ट बोल देते हैं। तो यहां पर आप देखोगे इस वाले पार्ट में आपको काफी अच्छे खासे जो है मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किसकी बात हो रही है, मेटलिक मिनरल्स की, है ना, जिसमें मेटल प्रेजेंट है। क्लियर क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कोल की हम बात करें, कोल रिजर्व की हम बात करें, तो यहां पर आप देखोगे ये जो महानदी की वैलीज है, गोदावरी की वैलीज है, सोन दामोदर नदी की जो वैलीज है, यहां पर आपको अच्छा खासा जो है क्या देखने को मिलेगा, कोल रिजर्व जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। पेट्रोलियम की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे ये जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो है आसाम, गुजरात और फिर इधर थोड़ा सा मुंबई हाई में आओगे आपको, यहां पर जो आपको पेट्रोलियम के जो है जो आपका कच्चा तेल जो होता है ना, क्रूड ऑयल जिसे हम बोलते हैं, उसके जो डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आपको किसकी बात करी गई है, हाँ, न्यू रिवर्सेज आर डिस्कवर्ड इन, हाँ, न्यू रिजर्व्स आर डिस्कवर्ड इन गोदावरी कावेरी बेसिन। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो नए ऐसा होता है ना कि एक्सप्लोरेशन चलती रहती है, फिर हमें नई नई चीजें पता लगती रहती हैं। तो यहां पे आप बोला गया है कि भाई जैसे जो कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन जो है, यहां पर भी आपको कई अच्छे खासे जो है पेट्रोलियम के जो है रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। चलिए, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे बोला गया मोस्ट ऑफ द मिनरल्स अकर इन द ईस्ट ऑफ द लाइन लिंकिंग द मैंगलोर एंड द कानपुर। अच्छा, अब यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई यहां पर जो एक लाइन है ना जो मैंगलोर और कानपुर को जोड़ती है, उसके ईस्ट साइड में जो है आपको ज्यादातर जो है मिनरल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये पूरा हमारा भारत है ना, थोड़ा सा मैं छोटा सा भारत को बनाता हूं, चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा, है ना, ये देखो ये, ठीक है, तो यहां पे आपको कहीं मैंगलोर आ जाएगा। मैंगलोर कहां पर है, हमारा नीचे कर्नाटका में, है ना, तो इसकी जो इधर साइड जैसे जो लाइन जाती है, ठीक है,
तो इसके ईस्ट साइड में जो आपको ज्यादातर, मतलब इधर साइड में जो आपको ज्यादातर जो है क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर जो है मिनरल्स का जो अकरेंस दिखाई देती है कि जो लिंक है मैंगलोर और कानपुर के बीच की जो लिंक है उसके ईस्ट साइड में आप जाओगे ना तो वहां पर आपको जो है अबंडेंस अमाउंट ऑफ जो है क्या मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब हम बात करें कि मेजरली 3 बेल्ट्स पे जो है आपको अच्छे खासे जो है 3 बेल्ट्स पे आपको मिनरल्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी बेल्ट्स हैं वो? पहली बेल्ट है भाई हमारी पहली बेल्ट कौन सी हमारी? पहली बेल्ट है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन की बात करूं तो कौन से किसकी बात की जा रही है यहां पर? तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ थोड़ा सा, ये वाले है ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाले बेल्ट की बात की जा रही है। ये वाली पूरी जो बेल्ट है, पेन चेंज करता हूं मैं, हाँ, तो ये वाली जो बेल्ट है इस बेल्ट की जो है यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न वाली। चलिए आइए देखते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या क्या होगा? यहां पे आप देखो वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट बंगाल कहां आता है हमारा? तो ये यहां पर ही तो आता है, नॉर्थ ईस्ट में, इधर ही तो आता है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इधर साइड आता है वेस्ट बंगाल की हम बात करें। चलिए, है ना, हम बात करें उड़ीसा के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहां पर आपको जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में जो है आपको अच्छा खासा जो है यहां पर आपको अबंडेंस अमाउंट ऑफ जो है मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा? जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया, तो ये सब देखने को मिल जाएगा। देखो रटने वाली चीजें हैं सारी, जो है रटने वाली चीजें हैं। अब दूसरे की हम बात करें साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन की हम बात करें तो ये किस रीजन की बात की जा रही है? तो साउथ वेस्ट, मतलब हमारा ये वाला पार्ट, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। तो ये वाले पार्ट की जो है पूरे, ये वाले पार्ट की जो है ये पूरे यहां से लेके वेस्ट से लेके ये देखो ये वाला, ये पूरा जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, इस पार्ट की जो है पूरी बात की जा रही है। हमारा क्या है? ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा साउथ है, इस पार्ट की जो है बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें क्या क्या कवर हो रहा है हमारा? तो हमारा कर्नाटका आ रहा है, गोवा आ रहा है, केरला और तेलंगाना वगैरह सब जो है यहां पर देखने को मिल रहा है आपको। देखो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा जो पार्ट है, इसमें केरला आ गया, तेलंगाना ये इधर रहा, ठीक है। यहां पर जो हमारा कर्नाटका है ये इधर, गोवा इधर कहीं आ जाता है हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें आ जाता है क्या क्या मिल जाता है यहां पर जैसे हम बात करें यहां पर हमें फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं इसमें, जैसे है ना फेरस की हम बात करें जैसे हम बॉक्साइट की बात करें, लाइमस्टोन भी देखने को मिल जाता है कभी कभी यहां पर हमें, है ना, आयरन ओर देखने को मिल जाता है, मैग्नीज देखने को मिल जाता है हमें हमें और क्या देखने को मिलता है? कोल्ड डिपोजिट्स भी जो है देखने को मिल जाते हैं। यहां पे आप देखोगे मोनाजाइट के जो है रिजर्व जो है आपको केरला में, मोनाजाइट हो गया हमारा, थोरियम हो गया हमारा, इसके जो है कुछ रिजर्व भी हमें जो है केरला में देखने को मिल जाते हैं, है ना। गोवा की हम बात करें, गोवा में आपको आयरन और रिजर्व जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, आप यहां पे देखोगे ये जो बेल्ट है पूरी, कौन सी वाली? साउथ वेस्टर्न बेल्ट जो है किसमें रिच है? काफी कौन से जो है अच्छे खासे यहां पे अमाउंट ऑफ हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे फेरस मिनरल्स की बात हो रही है, यहां पे अच्छे खासे अमाउंट में जो आपको फेरस मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, और बॉक्साइट के रिजर्व भी अच्छे खासे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने किसके बारे में बात की? अभी तक हमने साउथ वेस्ट के बारे में बात की। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब तो ये वाला जो रीजन है पूरा, है ना, ये वाला जो पूरे रीजन है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो ये वाला जो रीजन है पूरा, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कश्मीर भी आ जाएगा हमारा। चलिए, तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसमें किसको कवर किया है इन्होंने? नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने राजस्थान और गुजरात को कवर किया है ना, और कुछ पार्ट्स का कश्मीर का भी आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर, जैसे इस पार्ट में आपको सबसे पहली चीज क्या दिखाई देगी? ये जो अरावली रेंज है ना, ये वाली, है ना, ये बेल्ट कहां तक एक्सटेंडेड है? तो आप देखोगे अरावली इन द राजस्थान एंड अ पार्ट ऑफ गुजरात, इसमें कुछ हिस्सा जो है गुजरात का आएगा। और जो अरावली वाला रेंज है, अरावली की बात करो, अरावली बेल्ट की बात करो, अरावली बेल्ट कहां पर है बेटा? तो आप देखोगे ना पूरी जो ये दिल्ली वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, दिल्ली वाला जो पोर्शन दिख रहा है पूरा जो है इधर से स्ट्रेच होकर ऐसा आता है। क्लियर हुआ? तो यहां से आप देखोगे पूरा जो है डिवाइड कर देता है। इसी अरावली रेंज की वजह से जो है यहां पर वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ी सी कम बारिश होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस बेल्ट की जो यहां पर बात की जा रही है, समझ में आया? अच्छा, कौन कौन से यहां पर हमें मिनरल्स मिलते हैं? तो आप देखोगे ना राजस्थान में आपको कॉपर वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना, याद करो, है ना, ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है कि वहां पर आप देखते थे यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कॉपर वगैरह का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो देखो कॉपर की हम बात करें, जिंक, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, जिप्सम, ये सब जो यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा। डोलोमाइट वगैरह हो गया, लाइमस्टोन वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब आपको जो है गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट में क्या इंक्लूडेड है? हमारी हिमालयन बेल्ट भी इंक्लूडेड है। मैंने बोला था ना कि नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें तो हमारा ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा ना, हिमालयन वाला पोर्शन। तो यहां पर अगर देखोगे कश्मीर की हम बात करें, है ना, तो कश्मीर में बहुत सारी हमें जो है क्या देखने को मिलेगा? आप देखो कश्मीर में भी कोल वोल देखने को मिल जाते हैं, है ना, कॉपर देखने को मिल जाता है, लीड, है ना, लेड, जंक, लीड नहीं सॉरी, लेड, जंक, कोबाल्ट वगैरह हो गया, तो ये सब जो टंगस्टन वगैरह हो गया, ये सब जो हमें हिमालयन बेल्ट में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं फेरस मिनरल्स के बारे में। फेरस मिनरल्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं और इनका कॉन्सेंट्रेशन कहां है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो चीज जो है पीछे लिखी हुई है, अब इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप खुद देखोगे और खुद आपको जो है पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से मिनरल्स कहां हैं। जैसे हम बात करें, किसकी बात हो रही है यहां पर? आयरन ओर की बात हो रही है। सबसे बड़ा जो फेरस मिनरल है वो कौन सा है? आयरन है भाई, है ना। आप देखोगे जो आयरन है वो आप देखोगे और जो है लार्जेस्ट है एशिया में,
लार्जेस्ट हमारे जो रिजर्व है आयरन ओर के लार्जेस्ट है एशिया में। अब थोड़ा सा देखोगे जैसे अब आयरन ओर की हम बात करें तो उसकी भी क्वालिटी होती है, जैसे हम बात करें हेमाटाइट मैग्नेटाइट है ना, तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो होते हैं दो बेस्ट क्वालिटी होती है। जैसे आप देखोगे ना मैग्नेटाइट में 74% तक जो है आयरन ओर होता है। अच्छा आयरन ओर क्या होता है, मान के चलो तुम्हें एक बहुत बड़ा रॉक मिला, अब उस रॉक में जो है आयरन का कंटेंट क्या होगा, आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको आयरन ओर बोलोगे, ठीक है। अच्छा अब उसमें कितना कंटेंट है तो उस पर जो है डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है। अब जैसे मान के चलो जो हमारे मैग्नेटाइट वगैरह होते हैं उसमें 74% क्या होता है आपका आयरन का जो है वो प्रिजर्वेंस होती है, मतलब वो जो पत्थर है जो रॉक है उसमें 74% आयरन है। और जैसे हम बात करें हेमाटाइट की, ये भी बहुत अच्छा होता है। हेमाटाइट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 72% 70% जो है आपको आयरन देखने को मिल जाएगा। तो हमारे इंडिया में जो है आपको ये दोनों जो है तरह के जो है आपको आयरन ओर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। इनकी क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, तो इनकी क्वालिटी वाइज जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, सिंपल सी बात है। चलिए तो जैसे देखेंगे तो यहाँ पे 20 जो है आप देखोगे टोटल रिजर्व अबाउट 20 है ना, तो आप देखो 20 बाई टन, और 955 इज लोकेटेड इन द 955 लोकेटेड इन द ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहां पर जो आपको जो है अच्छे खासे जो है देखने को मिल जाएंगे, है ना। यहां पे अच्छे खासे आपको जो आयरन रिजर्व जो है देखने को मिल जाएंगे। उड़ीसा की बात हो रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कर्नाटका की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तेलंगाना की बात हो रही है। तो यहां पर आपको जो है अच्छे खासे जो है रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। उड़ीसा की मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग आपको जो है माइंस देखने को मिलती है ना। बेल्ट, इस बेल्ट पे आप देखोगे उड़ीसा वाली बेल्ट पे आपको इतनी सारी जो माइंस है वो देखने को मिलेंगी, है ना। सुंदरीगढ़ की बात करूं, मयूरभंज की बात करूं, झार माइनिंग की बात करूं, है ना, गुरु मही शामी की बात करूं, है ना, सुलेपत की हम बात करें, ये सारी जो रेंजेस है, ये सारी जो रेंजेस है, बादाम पोहर की हम बात करें, कुरुबुरु की हम बोनाई की हम बात करें, तो ये सब कहां है आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। झारखंड की मैं बात करूं, नायमुंडी है ना, गोवा लोकेटेड, वेस्ट में लोकेटेड है गोवा, है ना, नौमुंडी और गोवा। वेस्ट की हम बात करें, ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट में जो है झारखंड की ईस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको जो है सिंहभूम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दुर्ग है ना, दंतेवाड़ा और बायलादिल है ना, बायलादिल जो है आपको जो है देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ, बायलादिल है ना, क्लियर हुआ। चला हम बात करें कर्नाटका की तो संदूर, हॉस्पेट की बात करूं मैं, है ना, बाबा बुदान हिल्स की हम बात करें, कुंद्रेमुख, चिकमंगलू की बात करूं मैं, तो ये सब जो आपको कहां देखने को मिलेंगी, ये सारी जो खदानें आपको, ये सारी जो माइंस आपको जो है कर्नाटका में देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। फटाफट से बताओ। महाराष्ट्र की हम बात करूं तो चंद्रापुरा हो गया, है ना, भंडारा रत्नागिरी हो गया, ये सब हो गया। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, कुरनूल है ना, कालीनगर, ये सब जो आपको देखने को कहां मिलेंगी भाई, आंध्र प्रदेश। देखो इन सबको जो आपको याद करना पड़ेगा, इन सबको जो आपको याद करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ी सी रटने वाली चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मैग्नीशियम की बात कर लूं तो देखो इसका किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई स्टील मेकिंग, है ना, उड़ीसा जो है यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्लियर हुआ। इसमें बुनाई की हम बात करें, केंदुझार की बात करें, है ना, सुंदरगढ़ की मैं बात करूं, सुंदरगढ़ हो गया हमारा, गैंगपुर हो गया हमारा, गंगपुर बोल लो, गैंगपुर बोलो, है ना, कोरापुट हो गया, कालाहांडी, बोलांगिरी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मैग्नीशियम में नंबर 1 पे उड़ीसा है, उसके बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश आता है। आप देखोगे इस बेल्ट को एक्सटेंड किया मध्य प्रदेश ने, तो आप देखोगे ना यहां पर हमारा बालाघाट हो गया, है ना, बालाघाट, चिंद्रवाड़ा, निर्मार, मंडाला, ये सब जो इनके नाम थोड़े से अजीब से हैं, आपको याद करने में दिक्कत होगी, है ना। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, आपको जो है यहाँ पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको अच्छा खासा जो है इन सारी बेल्ट में, है ना, जैसे हम बात करें बालाघाट की हम बात कर ले, है ना, हम बात करें छिंदवाड़ा की हम बात करें, ठीक है, निमार मंडाला की हम बात करें, तो ये आपको अच्छी खासी जो बेल्ट है आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा देखो आप कर्नाटका की हम बात करें, है ना, हम बात करें महाराष्ट्र की, तो इन सब में जो आपको जो है रत्नागिरी वगैरह, नागपुर वगैरह में जो है ये मैग्नीज देखने को मिल जाएगी। बॉक्साइट की हम बात करें, अब ये बॉक्साइट क्या, बेसिकली बॉक्साइट एक और होता है ना, बॉक्साइट क्या एक और है, जिससे हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिनियम, है ना, मतलब बॉक्साइट कुछ अलग नहीं है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट एक ही चीज है। जब हम उस ओर से, है ना, वो जो ओर है जब तक वो ओर रहेगा, मतलब आपको एक रॉक मिला उसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम है, तो वो क्या होगा, तो एक बॉक्साइट है। जब उससे वो पूरी गंदगी वगैरह हटा के, जो भी उसमें चीजें होती हैं वो हटा के सब, उससे हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम एल्यूमिनियम बोल देते हैं। तो बॉक्साइट से ही क्या निकलता है, जो हमारा बॉक्साइट का बॉक्साइट और जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम जो है एल्यूमिनियम निकालते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए अच्छा, अब यहां बात करें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किससे होता है, तो एल्यूमिनियम हल्का होता है, तो आप देखोगे ना एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं उसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आयरन भाई, क्योंकि देखो बॉक्साइट जो होता है मजबूत भी होता है, हल्का भी होता है। तो आप देखोगे जैसे एरोप्लेन वगैरह बनते हैं ना, तो एरोप्लेन किसके बनते हैं, वो हमारे एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि उनको हवा में उड़ना है, तो वो ज्यादा भारी नहीं हो सकते। तो आप देखोगे इसका एयरक्राफ्ट में, है ना, आप देखोगे यूटेंसिल्स में बर्तन वगैरह बनते हैं इसके, है ना, इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स होते हैं उसमें जो है काफी भर भर के जो है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके आपको मिलेगा। उड़ीसा की हम बात करें, लीडिंग प्रोड्यूसर है उड़ीसा की हम बात करें, देखो कालाहांदी की हम बात करें, है ना, संबलपुर की हम बात करें, ये सब जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। अच्छा, झारखंड की हम बात करें तो लोहर दागा जो है, लोहर दागा जो है ये आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको बेल्ट मिल जाएगी पूरी बॉक्साइट की। गुजरात की हम बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना,
महाराष्ट्र, इन सब जगह भी आपको अलग अलग जगह है जो आपको जो है बेल्ट मिल जाएगी, है ना। भावनानगर, है ना, भावानगर है ना, भावानगर होगा, है ना। भावानगर की बात करें, जामनगर की हम बात करें तो गुजरात में आपको जो है यहाँ पर मेजर डिपोजिट जो है देखने को मिल जाएंगे। किसके भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बॉक्साइट की बात कर रहा हूं, है ना। क्लियर हुआ। चलिए, भावानगर और हमारे जामनगर में। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, वहां पर भी आपको जो है, जो हमारी बेसिकली हमारी जो अमरकंटक प्लेट्यू जो है, अमरकंटक प्लेट्यू, याद करो अमरकंटक प्लेट्यू, बताया था मैंने आपको। तो अमरकंटक प्लेट्यू में जो आपको अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही बोरिंग चैप्टर मेरे को आई नो, ये थोड़ी सी रटने वाली चीज है। कॉपर की हम बात करें, है ना, ये किसमें होता है, कॉपर का मेजरली जो आई मीन कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मेजरली इसका इस्तेमाल कहां देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है वहां पर आपको अच्छा खासा जो इस्तेमाल देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर जो झारखंड में आपको जो है कॉपर की बहुत सारी जो आपको बेल्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे हम बात करें, ये जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी वाली, सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपको जो है अच्छी खासी जो है क्या देखने को मिल जाएगी, बेल्ट, ये जो कॉपर की बेल्ट जो है देखने को मिल जाएगी। बालाघाट की हम बात करें मध्य प्रदेश की, है ना, झुंझुनू की हम बात करें, अलवर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट कहां पर, राजस्थान में। इनमें आपको जो है अच्छे खासे जो है रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश की जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है अच्छा खासा जो है कॉपर के जो है आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। अग्निगुंडाला, ठीक है, इनके नाम थोड़े अलग होते हैं। अग्निगुंडाला करके जो है यहाँ पर एक आपको बेल्ट मिलेगी, पूरा जो एक माइंस होती है वो आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी हम साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, आरकोट कहां पर है, तो हमारे तमिलनाडु में, तो यहाँ पर आपको जो है रिजर्व देखने को मिल जाएंगे कॉपर के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम किसके बारे में कर रहे थे, फेरस के बारे में, है ना। फेरस में भी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मतलब जो मेटलिक है बेसिकली। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम जो है नॉन फेरस के बारे में, हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉन मेटलिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, नॉन मेटलिक के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, नॉन मेटलिक के बारे में बात कर लेते हैं। माइका हो गया, अब इसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता। माइका की हम बात करें तो सबसे ज्यादा माइका का इस्तेमाल कहां होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें होता है, फर्नेसेस में होता है, फर्नेस भट्टी वगैरह में होता है। ठीक है, कहां पर ज्यादा इसकी बेल्ट, कहां पर इसको जो है आप माइका जो है कहां पर अबंडेंस अमाउंट में मिलता है हमें, तो बिहार में मान के चलो, है ना। हजीराबाद की हम बात करें, बिहार में, वहां पर अच्छा खासा मिलेगा, है ना। और नल्लौर की हम बात करें, है ना, जयपुर की हम बात करें, तो यहां पर जो है आपको अच्छा खासा जो है जयपुर हो गया हमारा, है ना, भिलवाड़ा हो गया राजस्थान में, तो इन सब में जो आपको अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। इंडिया की हम बात करें तो आप देखो कि झारखंड एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। आंध्र प्रदेश की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो इन सब में आप, है ना, पढ़ सकते हो आप, बताने की जरूरत नहीं है, इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है अच्छा खासा जो है देखने को यहां पर मिल जाएगा। झारखंड की हम बात करें, झारखंड में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का आपको जो है माइका देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां पे आप देखोगे करीबन जो है यहां पे बताया गया इसकी जो बेल्ट है कहां तक एक्सटेंडेड है, 150 किलोमीटर तक लेंथ में, है ना। एंड और विड्थ की हम बात करें तो आप देखोगे 122 किलोमीटर की है, 22 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका कहां देखने को मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में जो है आपको नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहां पर आपको जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो है माइका देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये, है ना, राजस्थान, जयपुर टू भिलवाड़ा, ये पूरी बेल्ट आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अब भाई एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एनर्जी रिसोर्स की हम बात करें, जैसे कोल है, अब देखो कोल में क्या होता है, एनर्जी होती है। अब एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, हमें उनसे ऊर्जा मिल रही है। जैसे आपको किसी चीज को मूव करवाना है, किसी चीज से वर्क करवाना है। जैसे कार की हम बात करें, कार कैसे चलती है, कार में पेट्रोल या डीजल डालोगे तभी तो वो वर्क करेगी ना। वर्क करेगी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसके लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी दो तरह की होती है, कन्वेंशनल, आपने पढ़ा होगा, एक कन्वेंशनल होती है और एक नॉन कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में आपको डिफरेंस आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है ना। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी इनको हमने अभी से स्टार्ट करना शुरू किया है, और आप देखोगे ना जो एक लाइक जो ग्रीन एनर्जी जो होती है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो भाई आप जिनको जो है कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करते रहोगे, खत्म नहीं होंगी कभी, है ना। कन्वेंशनल मतलब होता है जिनको हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी वगैरह क्या होगी, कन्वेंशनल होगी। तो इसका जो है हम बात कर लेते हैं इसके बारे में ना। एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहले हम कोल, पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, नेचुरल गैसेस के बारे में बात करेंगे, और ये खत्म भी हो सकती है ना। ये क्या हो सकती है, ये खत्म भी हो सकती है, ये खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ ना। तो ये क्या है भाई, ये एक टाइम पर ऐसा आएगा एग्जॉस्ट हो जाएंगी पूरी। क्लियर हुआ। तो ये सारी जो चीजें आपको आई होप जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, क्लियर होगी। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कोल के बारे में। तो भाई 3 टाइप्स ऑफ कोल के बारे में यहां पर बात की गई है, 3 टाइप है कोल के। तो यहां पर देखो, कोल की क्वालिटी के अनुसार बताया हूं, कोल की क्वालिटी के अनुसार मैं बताऊं तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, है ना, ये सब जो है अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ये कोल की क्वालिटी की हम बात करें तो आप देखोगे एंथ्रासाइट हो गया, ये काफी ठीक ठाक क्वालिटी होती है, बिटुमिनस भी ठीक ही ठाक होती है ना। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारे हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगी। बिटुमिनस की हम बात करें, ये आपको ये गोंडवाना जो फील्ड है,
है ना। आपको पता होगा गोंडवाना जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि हमारी जो इंडिया का नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहां से अलग हुआ था, गोंडवाना प्लेट से तो अलग हुआ था ना। हम गोंडवाना जो नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना, उससे ही तो इंडियन प्लेट अलग हुई है ना। क्लियर हुआ। तो हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना का ही पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो अगर आप साउथ में आओगे नीचे टाइप, तो आपको गोंडवाना फील्ड में जो है ये बिटुमिनस देखने को मिल जाएगा, गोदावरी वैली में, सोन वैली में, है ना। आप देखोगे ये रानीगंज में हम बात करें, है ना, महानदी वैली की हम बात करें, है ना, चंदावरदा वैली की हम बात करें, तो यहां पर आपको जो है अच्छा खासा जो है ये कोल वोल देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये मैंने दिखाया। अच्छा, एमपी की हम बात करें तो यहाँ पे सिंगरौली, है ना, सिंगरौली की हम बात करें, सिंगरौली में आपको जो है अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिल जाएगा। चलिए, आसाम की हम बात करें, है ना, मेघालय हो गया, नागालैंड, अगर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाओगे या फिर हिमालय में जाओगे, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे खासे जो है कोल के रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सिंपल सी बात है, जो बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादातर जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो नॉन रिन्यूएबल नेचर होती है। मतलब इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, यही डिफरेंस होता है हमारी कन्वेंशनल में और नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी होती है वो शायद वो रिन्यूएबल होते हैं, उनको हम एक बार इस्तेमाल करेंगे खत्म हो जाएंगी, और जिनका इस्तेमाल हमने अभी से करना शुरू किया, बहुत टाइम नहीं हुआ। ठीक है, और जो जर्नली कैसी होती है वो आप बोल सकते हो रिन्यूएबल नेचर होती है, इनको हम बार बार यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या है, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम की हम बात करें, पेट्रोलियम क्या होता है भाई, हमारा जो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, कच्चा तेल जो होता है, जो क्रूड ऑयल जो होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, है ना, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, पेट्रोकेमिकल्स को बोलते हैं, उस सिंथेटिक रिवर की हम बात करें, वैक्स लुब्रिकेंट की हम बात करें, तो इन सब इंडस्ट्रीज में जो आपको जो है कॉस्मेटिक्स वगैरह में जो इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इंडिया की हम बात करें तो वैसे सबसे पुरानी कौन सी है, तो दिग्बोई जो है सबसे पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ा रिजर्व कहां पर है, तुम्हारा मुंबई हाई में, है ना। मुंबई हाई जो है यहां पर सबसे बड़ा रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आप देखोगे, जैसे दिग्बोई की हम बात करें, नाहरकटिया की बात करें, है ना, मुरान की हम बात करें आसाम में, अंकलेश्वर की बात करें, मैसाना, है ना, नावागम, कोसांबा, है ना, लुनेज, मुंबई हाई, ये सब जो है मेजर हमारे कुछ पेट्रोलियम के जो है रिजर्व हैं। अच्छा, ऑयल रिफाइनरीज की हम बात करें, ऑयल रिफाइनरीज की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ऑयल रिफाइनरीज को यहां पर दो चीजों में, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो ऑयल रिफाइनरीज होती है ना, अब होता क्या है कि बेटा जब कच्चा तेल आता है, जैसे पेट्रोलियम जब आता है ना, तो वो डायरेक्टली इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है ना, उसको प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेट्स से जो लुब्रिकेंट हो गया, पेट्रोल, डीजल, है ना, बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस पेट्रोलियम से निकलते हैं, उस कच्चे तेल से अलग अलग पेट्रोल निकलते हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो क्या करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। अब यहां पर क्या होता है, दो तरह की रिफाइनरीज होती हैं। अब ये प्रोसेस होता कहां पर है, तो रिफाइनरीज में होता है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, आपने देखा होगा रिलायंस की जामनगर में मिल जाएगी आपको। अब ये दो तरह की होती है, एक होता है भाई फील्ड बेस्ड और दूसरा होता है मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड में क्या होता है कि भाई वहां पर जहां पर वो पूरा जो रिफाइनरी है, वहां पर ही क्या है, वहां पर ही आपको पूरी जो है माइन मिल जाएगी, वहां पर पूरा जो आपको एक पूरा रिजर्व मिल जाएगा पेट्रोलियम का। वहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली वो पेट्रोल निकाल रहे हैं नीचे से, और डायरेक्टली जो है वहां पर क्या किया जा रहा है, उसको जो है रिफाइन किया जा रहा है, और फिर वो जो है कंज्यूमर के पास जा रही है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड में क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास कहां से आए, तुम्हारे पास जो रिफाइनरी है वो कहीं और है, पेट्रोलियम कहीं कहीं और से आ रही है, तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको जो है वहां पर रिफाइन करके, पेट्रोलियम जहां से आ रहा है आपके पास, आपके रिफाइनरी में आ रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद जो है उसको प्रोसेस करके डायरेक्टली किसको भेज रहे हो आप, कंज्यूमर्स को बेच रहे हो। ठीक है, और फील्ड में क्या होता है, फील्ड में ऑन द स्पॉट, मतलब फील्ड से क्या हुआ, फील्ड में हमने रिजर्व से पेट्रोल निकाला और तुरंत जो है उसको क्या कर दिया, तुरंत जो है उसको प्रोसेस करके जो है बेच दिया। लेकिन यहां पर जो है फील्ड नहीं होता, यहां पे आता है कहीं और से, कहीं और से आ रहा है, उसको जो आप रिफाइन कर रहे हो। जैसे होता है ना, जैसे हम जामनगर की बात करें, जामनगर में कहां से आता है, दूर से आता है भाई। मुंबई हाई की हम बात करें, है ना, ट्रांसफर होकर आता है। आप देखोगे वहां पर जहां पर फील्ड है ना, वहां पर आप क्या नहीं कर रहे, वहां पर आप जो है रिफाइन, वहां पे आप प्रोसेस नहीं कर रहे हो, किसी और जगह पे आप जो है प्रोसेस कर रहे हो, मार्केट वाले केस में। ठीक है, मार्केट वाले केस में, फील्ड वाले केस में वहीं पर रिजर्व है वो। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम नेचुरल गैसेस की बात कर लेते हैं। भाई नेचुरल गैसेस की हम बात करें, सीएनजी वगैरह इस्तेमाल करते हो, है ना, तो ये सारी नेचुरल गैसेस में आती है, इनको खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी देख लो, अब सीएनजी की हम बात करें, इसको फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, सीएनजी को हम खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज के लिए जो है सीएनजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नेचुरल गैस का पार्ट हो जाएगी। और सीएनजी भी किससे जहां हमें पेट्रोल के, जहां हमें पेट्रोलियम के रिजर्व मिलते हैं, वही हमें कहां मिलते हैं, वही हमें जो है नेचुरल गैसेस के भी रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो, क्योंकि आप देखोगे ना, उससे ही हमारी जो एक अलग जो प्रोसेस होती है, उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारी नेचुरल गैस बनती है। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम के बाद आप देखोगे जैसे पेट्रोल बन रही है, पेट्रोल में आप देखोगे टेंपरेचर ज्यादा हो जाता है, तो अलग एक पूरी प्रोसेस होती है। मतलब हमारा जो नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम से ही बनती है। आप देखोगे जहां आपको पेट्रोलियम के रिजर्व मिलते हैं, वहीं आपको जो है नेचुरल गैसेस के भी रिजर्व देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे इंडिया मेजर गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन द मुंबई हाई। मुंबई हाई देखो, मैंने बोला था मुंबई हाई जो है पेट्रोल के लिए भी फेमस है, और मुंबई हाई जो है नेचुरल गैसेस के लिए भी फेमस है। समझ में आया। चलिए
वेस्ट कोस्ट की हम बात कर लें, यहाँ पे आपको अच्छे खासे फील्ड देखने को मिल जाएंगे, है ना। और हम कैम्बे बेसिन की बात कर लें, ईस्ट कोस्ट की हम बात कर लें, अलग अलग नए नए, जैसे हम बात करें अभी एक नया रिजर्व निकला है ना कृष्णा गोदावरी बेसिन में, यहाँ पे हमें कुछ पेट्रोल के जो रिजर्व मिले हैं, पेट्रोलियम के रिजर्व मिले हैं, प्लस हमें यहाँ पे कुछ नेचुरल गैसेस के भी जो है रिजर्व देखने को मिले हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये ज्यादा पुराना नहीं है, नया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, जिनका हम जो है इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, रिन्यूएबल नेचर होते हैं, इनको बार बार हम क्या करते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी, अब ऑब्वियसली बात हमारे सूरज दादा है, जब तक वो मेहरबान रहेंगे तब तक जो एनर्जी बनती रहेगी, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो अबंडेंट है ना, बहुत सारी है ना, काफी पोटेंशियल है इसमें। आज के टाइम पे आप देखते भी होंगे लोगों के यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह लगे होते हैं, है ना, अच्छा खासा होता है ना, काफी अच्छी खासी जो है जो जैसे यहाँ पे बताया गया है फोटोवोल्टिक्स और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का जो इसमें इस्तेमाल किया गया। अब ये क्या होता है इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे खासा जो यहाँ पर आप देखोगे ना कि ये काफी इजी टू यूज है ना। आप देखोगे काफी ज्यादा मोर एफिशिएंट देन कोल है ये, अच्छा खासा जो है कोल से ज्यादा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है, आप देखोगे कि यहां पर आप देखोगे ना ये कोल से ज्यादा एफिशिएंट मान जाए। कोल में क्या होता है, कोल का इस्तेमाल तो आप कर रहे हो, पहली बात तो कोल लिमिटेड है और कोल से पोल्यूशन वगैरह भी होता है ना, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। समझ में आया या नहीं आ रहा। और हाँ, यहां पर ये ऐसी जगह पर ज्यादा काम करती है, यहां पर धूप ज्यादा आती है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। क्लियर हुआ। चलिए, तो जैसे बात यहाँ पे बात की जा रही है, वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा पोटेंशियल रहता है। जैसे आप जाओगे ना गुजरात में, राजस्थान में जाओगे, वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। और यहाँ पे जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है धूप वहां ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली बात है वहां पर आपको अच्छी खासी जो है क्या मिलेगी देखने को, वहां पर अच्छी खासी जो है आपको सोलर एनर्जी जो है देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक बायो एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। तो होता बायो एनर्जी में क्या होता है, आप देखोगे ना गांव में जो रूरल एरियाज जो होते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी जो है ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि भाई आप देखोगे ना कि जो एनुअल वेस्टेज होता है, अर्बन वेस्टेज जो होता है, उसको हम जो है कलेक्ट करते रहते हैं। उसमें से आप देखोगे जो गैसेस जो होती हैं वो निकलती हैं, उसको हम जो है फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, अर्बन वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा सेटअप होता है इसका। जनरली क्या होता है भाई, आप देखोगे इससे पॉल्यूशन नहीं होता, इन्वायरमेंट के लिए ठीक होता है, रूरल एरियाज में यूज होता है, और आप देखोगे ये इजी भी होता है ना, चीप एंड इजी अवेलेबल इन द रूरल एरियाज। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं विंड एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली बात आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, फैन टाइप लगे होते हैं, है ना। अब ये घूमते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है टरबाइन रोटेट होती है। जब टरबाइन रोटेट होती है तो उससे क्या निकलता है, काइनेटिक। जब देखो ये घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है, उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, टरबाइन रोटेट कर रही है। जब टरबाइन रोटेट करती है तो क्या होता है, वो उस एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। इसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। अच्छा, ये कहां पर देखने को मिलती है, तो आप देखोगे ना ये कोस्टल एरियाज जो है, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, यहां पर अच्छा खासा पोटेंशियल होता है यहाँ पर किसका, विंड एनर्जी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी हवा चलती है कोस्टल एरियाज में, आपने देखा होगा ना सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस चलती हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी जो आपको एनर्जी देखने को मिल जाएगी। पॉल्यूशन फ्री है, इन एग्जॉस्टेबल है। और एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है भाई, ये तो खत्म भाई, हवा चलती रहेगी ना, हवा तो डेली चलेगी, हवा तो भाई डेली चलेगी, ना, हवा डेली चलेगी। क्लियर हुआ। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हो गई, है ना, और 5 मिनट में जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। सिंपल मशीनरी इस्तेमाल होती है, ज्यादा इसमें लगता नहीं है भाई, है ना। विंड रोटेट टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे वही बात हो रही है, किस किस तरीके से जो है यहाँ पर आप देखोगे इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में इंडिया थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा रिलाई करना चाहती है, तो भाई इंडिया ने अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। 250 विंड ड्राइवन टर्बाइंस जो है यहाँ पर प्लान कर रहा है। 45 मेगावाट पोटेंशियल की जो टर्बाइंस है, बेसिकली जो यहाँ पे जो ये पूरे जो फैंस होते हैं, टर्बाइंस जो होती हैं, लगाने की प्लानिंग कर रहा है। और देयर आर 12 सूटेबल लोकेशन। हमारे इंडिया की हम बात करें 12 जो है आपको सूटेबल लोकेशन देखने को मिलेंगी। ज्यादातर लोकेशन कहाँ की हैं, ज्यादातर जो लोकेशन है वो आप देखोगे कि हमारे जो कोस्टल एरियाज की है। ठीक है, जैसे हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की हम बात करें, है ना, कर्नाटका की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये कुछ जो है फेवरेबल लोकेशन है। टाइडल वेव एनर्जी की हम बात करें, टाइडल्स, है ना। अब टाइडल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड वेव। अब होता क्या, सुनो, होता ये कि मैंने आपको बताया था, देखो, है ना, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे हमारा समुद्र है, हमारा सी है ना, ये हमारा क्या बीच है। अब होता क्या कि टाइड्स आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। अब होता क्या है कि सन जो है, सन या फिर आप मून की बात करो, मून जो होता है इसका खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब ऑब्वियसली बात है, इसका खुद का जब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसी भारी चीज को खींच नहीं सकता। पानी हल्का होता है। अभी पानी को ना, जब ये जैसे मून जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अब जब ये चक्कर लगाता है तो पानी को भी इधर उधर, इसका पानी का जो डायरेक्शन है चेंज होता रहता है। जैसे मान चलो ये पृथ्वी है हमारी, ये मून है, अब मून ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये वाटर जो है वो भी, इसका भी डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। तो आप देखोगे कभी हाई टाइड्स आती है, कभी लो टाइड्स आती है, कभी हाई टाइड्स आती है, लो टाइड्स आती है। तो उससे क्या होता है जैसे होता है कि मान चलो हाई टाइड आई तो पानी बढ़ गया ऊपर, है ना। अब पानी बढ़ गया ऊपर, पानी आगे चला गया। अब जब हाई टाइड आई, मून इधर है तो मून अपनी तरफ पानी को खींचेगा। हाई टाइड आई तो हमने क्या किया, हमने वहां पर एक डैम बना दिया। अब क्या होगा, अब देखो, अब जब लो टाइड आएगी, मून इधर आएगा तो पानी इधर आएगा, है ना, इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने इधर डैम बना रखा है और इधर टरबाइन भी लगा रखी है। जब हम पानी, अब क्या होता, क्या हम पानी को एकदम से नहीं छोड़ते,
क्योंकि यहां पर पानी इकट्ठा हो गया है, अब लो टाइड आई है, पानी पीछे जा रहा है। अब होगा क्या, होगा ये कि हम बीच में बांध लगा देंगे, एक पूरा डैम बना देंगे और टरबाइन लगा देंगे, पानी को धीरे धीरे करके इधर छोड़ेंगे, अंदर धीरे धीरे अंदर छोड़ेंगे। फिर आप देखो ना नीचे टरबाइन लगी होती है, जब धीरे धीरे पानी को छोड़ेंगे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन रोटेट करेंगी और इससे क्या बनेगा भाई, इससे हमारा जो है आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इस तरीके से हम जो है टाइडल वेव्स का जो इस्तेमाल करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी हो गई, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे अर्थ के अंदर क्या है, हमारे अंदर अर्थ के अंदर गर्मी है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। आप देखोगे ना मेंटल पोर्शन पूरा जो है लावा से भरा हुआ है, तो आप देखोगे कई बार आप देखोगे ना, जैसे आप जाते हो हिमालयाज में, तो यहाँ पे आपको कई सारी हॉट वाटर स्प्रिंग मिलती है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे करते क्या है बेसिकली, ये जो हॉट वाटर जो होता है ना, जब ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो इससे एनर्जी निकलती है। इससे क्या होता है, हम टरबाइन को जो है रोटेट करवाते हैं, और जब रोटेट होता है इससे क्या बनता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बेसिक सारी चीजें वही है ना। तो यहाँ पे हॉट वाटर इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, क्योंकि जमीन के अंदर से क्या निकल रहा है, हॉट वाटर निकल रहा है, ठीक है। चलिए, ग्राउंड वाटर इज हीटेड एंड गश्ड आउट एंड कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब नीचे ग्राउंड वाटर निकल रहा है भाई, गर्म निकल रहा है पानी, बहुत गर्म होता है पानी, और वो क्या करता है, उस पानी को, गर्म पानी को जो इस्तेमाल करके क्या होता है, वो पूरा जो टरबाइन जो रोटेट होती है ना। जैसे यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल दिया गया हॉट स्प्रिंग, है ना, ग्लेशियर्स आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हॉट स्प्रिंग की हम बात करें, जैसे आप जाओगे मणिकरण में, तो वहां पे आपको हॉट स्प्रिंग मिल जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के एनवायरमेंट क्या होता है, सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला जो एडवांटेजेस होता है वो ये होता है, सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, नॉन पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन नहीं होगा, नो पॉल्यूशन, है ना, पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे कोई भी पॉल्यूशन आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, हम जो है हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अबंडेंट है, भारी संख्या में, बहुत बढ़िया जो है आपको प्रॉपर मिल जाएगी, खत्म भी नहीं होगी, है ना, इन एग्जॉस्टेबल है, चीपेस्ट है, सस्ती होती है ना, इजी टू टैप है, एटर्नल है, खत्म नहीं होगी, कभी कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज को बचाना क्यों जरूरी है ना, कैसे बचाएं हम, है ना, इतना जरूरी क्यों है, कैसे बचाएं। पहली बात यह, यूज द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पहली चीज यही है कि भाई ज्यादातर हमें जो हमारे, देखो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, उनको हम धीरे धीरे खर्च करते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कोल, पेट्रोल वगैरह इनको हम कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे। जैसे आप देखते हो ना, आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक कार्स पे बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार आ गई है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, तो उन पर पुश क्यों करा जा रहा है, क्योंकि पता है कि फ्यूचर में आने वाले 100-200 सालों में पेट्रोल खत्म हो जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगी ना। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, हम जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, ये सब क्या है भाई, ये सब जो है ग्रीन एनर्जी का पार्ट है ना, क्लियर हुआ। रिसाइकलिंग की बात करें भाई, मेटल्स को हम नया ना क्यों इस्तेमाल करें, उसको रिसाइकिल भी तो कर सकते हैं, समझ में आ गया। हम जो हमारी एनर्जी है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्लियर हुआ। किसी ऑल्टरनेट सोर्स पे जो हम डिपेंडेंट हो सकते हैं, मान के चलो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो चीज है वो नॉन रिन्यूएबल नेचर है ना, वो खत्म हो सकती है मे बी फ्यूचर में। कोल की हम बात कर रहे हैं, अब कोल की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल की जगह हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर हुआ ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर हुआ। चलिए, तो भाई बस खत्म ही होने वाला है, क्लियर हुआ ना। चलिए, है ना, स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू बी रिड्यूस्ड। तो आप देखोगे हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट जैसे हम जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, मतलब जो मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो और कहीं नहीं मिलते, उनका जो एक्सपोर्ट है हमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जब हमारे पास ही नहीं बचेगा तो हम कैसे करेंगे दूसरों को, हाँ हम दूसरों को कैसे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में है तभी तो आप दूसरों को दोगे ना। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, तो उनके एक्सपोर्ट को भी हमें जो है कम करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारा जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। रटने वाली ज्यादा चीजें थी इसमें, आप खुद भी पढ़ सकते हो यार, है ना, जो भी चीजें देख लेना, ठीक है। तो एंड करते हैं इस क्लास को, बाय बाय, टेक केयर।